नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल रहमान। दर्शकों, कन्हैया कुमार को भले ही दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से टिकट मिला हो और वो अपनी जीत को लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने मुद्दों को, अपने वादों को गिनवा रहे हैं। लेकिन उससे अलग आज जो एक बड़ी खबर है वो ये कि आज चौथे चरण का मतदान था और जाहिर सी बात है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कन्हैया कुमार अपने गांव बेगूसराय पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने वोट डालने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कई ऐसे पक्ष, कई ऐसे बयान दिए जिसके बाद मामला जो है वो और ज़्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा दर्शकों कि लंबे समय से कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में अपनी जो है जगह को लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान आपने देखा किस तरीके से उन्होंने जो लगातार उस यात्रा का हिस्सा बने रहने के लिए तमाम जतन किए थे। लेकिन अब जिस ढंग से उनको टिकट मिल चुका है और टिकट मिलने के बाद पार्टी में जो टूट फूट हुई, जो अरविंद सिंह लौली का इस्तीफा हुआ, उस इस्तीफे के बाद भी कई तरीके की जो है कयास आराई की गई दर्शकों। लेकिन आज जब वो बेगूसराय पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जब मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी को लेकर अपने पक्ष को रखा तो सभी लोग हैरान रह गए। चूंकि कन्हैया कुमार पिछली बार लोकसभा चुनाव 2019 में जो है बेगूसराय सीट से ही उतरे थे जब वो सीपीआई में थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस में है, उन्हें दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से जो है प्रत्याशी बनाया गया है। अब सवाल यह है कि आखिरकार दिल्ली से आए हुए कन्हैया कुमार को लेकर, माफ कीजिएगा, बिहार से आए हुए कन्हैया कुमार को लेकर क्या दिल्ली की सीट पर जीत की स्थिति बन पाएगी, इसको लेकर क्या खुद कन्हैया कुमार ने क्या बयान दिया है, देखिए इस रिपोर्ट। मतदान करेंगे, दिल्ली से चल के आए मतदान करने। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है चुनाव, और किसी भी मतदाता के लिए, किसी भी नागरिक के लिए ये उत्सव का समय होता है। आप अगर लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो मतदाता होने के तौर पे ये आपकी प्रथम जिम्मेवारी है कि आप अपने मतदान का प्रयोग करें। मेरे लिए हर्ष का विषय है, वोट गिराने के लिए ही सही घर आने का मौका मिलता है, घर वालों से मिलते हैं, गांव वालों से मिलते हैं, उस जगह पे खड़ा होकर के वोट गिराने जा रहे हैं जिस स्कूल में हमने अपनी पढ़ाई की है, अपना बचपन बिताया है। तो हमारे लिए इस भूमि का एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू भी है, एक इमोशनल वैल्यू भी है और एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी है। पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इसलिए है कि बेगूसराय में इंडिया गठबंधन बना है जो पिछली बार 2019 में नहीं बन पाया था। तो आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई सब लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, साहनी जी की भी पार्टी है साथ में। तो मेरे ख्याल से बड़ी उम्मीद है, जो बदलाव हम लोग 19 में करना चाहते थे उस बदलाव से हम लोग चूके हैं। मुझे भरोसा है कि बेगूसराय के जो सुधी मतदाता हैं इस बार वो बदलाव करेंगे। ये मूड जो है उनका दिख रहा है, ये मन उनका दिख रहा है। और सिर्फ बेगूसराय से नहीं, बिहार में और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की एक लहर है। और जो बात 400 से शुरू हुई थी एनडीए के द्वारा, वह बात जो है आप काफ़ी फीका जो है होता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यों-ज्यों एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चौथा चरण बीत रहा है, मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। पीएम आए हैं पटना में, 2 दिन से हैं, इस पर आप क्या कहें? अब चुनाव में आते हैं, कोविड में आए थे जब लोग मर रहा था बिहार में, जब गुड़गांव से दिल्ली पैदल लोग चल करके बिहार आ रहा था तब नहीं आए थे। चुनाव है, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि चुनाव जीतेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका जो भतीजा है वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा। तो मेहनत कर रहे हैं अपने भतीजा के लिए, अपने जो है दोस्त के लिए, देश के लिए। तो जो है ये बड़ी चिंता की बात है कि बिहार की धरती कब से जो है इस बात को मांग रही है कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। और नीतीश जी है, माननीय नीतीश जी ने यह कहना शुरू किया था। तो नीतीश जी तो अब अलायंस में भी हैं मोदी जी के साथ में ही जो है घूम रहे थे रोड शो में, तो कान में पूछ लेते नीतीश जी कि सर अब तो दे दीजिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। चुनाव के लिए आए हैं, इस वक्त ही बिहार के नागरिकों को, बिहार के मतदाताओं को प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहिए कि 1 लाख करोड़ और 50,000 करोड़ आप बिहार को दे रहे थे, कहाँ है वो? क्यों नहीं आप बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं? और यहाँ के नौजवानों की जो तकलीफ है, जो किसानों की तकलीफ है, जो गरीब मजदूर लोग हैं, जो खेती करने वाले हैं, दुकानदारी करते हैं, किसी तरह से अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं, उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनते हैं? लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को नज़रअंदाज करके कौन सी व्यवस्था हम लोग कायम कर रहे हैं?
और आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी चिंता की बात है कि गुजरात में बीजेपी एमपी का बेटा ईवीएम हाथ में लेकर के कह रहा है कि ईवीएम मेरे बाप का है। तो तानाशाही देश पे थोपी जा रही है। वो पटना आए कि दिल्ली जाएं, मुझे लगता है कि इस देश की जनता जो है वो अब तानाशाही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कितना मिस कर रहे हैं यहाँ से उम्मीदवार नहीं हुए इसको लेकर? नहीं, उम्मीदवार हुए कोई बात नहीं है, कहीं से भी उम्मीदवार हो, देश का चुनाव है, कोई वार्ड पार्षद का चुनाव तो है नहीं, मुखिया का चुनाव है नहीं, लोकसभा का चुनाव है, 543 सीट पे चुनाव हो रहा है और इंडिया गठबंधन 543 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है। हम इंडिया गठबंधन के हर प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी समझते हैं और बतौर मतदाता हर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत की कामना करते हैं, अपना पूरा समर्थन करते हैं। तीसरे चरण के बाद से प्रधानमंत्री जो है 400 पार के नारे कम लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जनता शायद जो है उनकी इस साजिश को समझ गई कि 400 सीट ये इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदल दें, तो शायद इस बात को उन्होंने बोलना थोड़ा कम कर दिया है और यह आवाज़ थोड़ी फीकी हो गई है। 10 वर्षों में कितना विकास हुआ है? एनडीए की सरकार है, बेगूसराय में कितना विकास हुआ? देखिए, सिंपल बात है। 2014 में जो बातें कहते थे वजीर आजम प्रधानमंत्री जी कि आपके खाते में 15 लाख आएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, ये सिर्फ पोस्टरों पर है। बुलेट ट्रेन देश में चला नहीं है, लोगों को जो है 15 लाख रुपया उनके खाते में आया नहीं है, 10 साल में जो है 20 करोड़ नौकरी पैदा नहीं हुई है। तो जो मुद्दे हैं वो जस के तस हैं। सरकार ने तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर की स्थिति और भी ज़्यादा जो है अस्पष्ट हो सकती है, स्थिति और भी ज़्यादा जो क्लियर हो सकती है, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो मामला यहाँ पर गंभीर बना हुआ है। उन्होंने बीजेपी की कई योजनाओं को लेकर के, बीजेपी के पक्ष को लेकर के उस पर अपने बयान दिया और साथ ही ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 प्लस का नारा दे रही है, दरअसल इस नारे को लेकर वो खुद जो है इस समय संतुष्ट नजर नहीं आते हैं। उनके भीतर खुद वो आत्मसम्मान की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। इस तरीके से वो मीडिया के सामने अपने बयान को जो है रख रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर जिस ढंग से मनोज तिवारी अपने कदम जमाए हुए बीते 5 वर्षों से वो इस सीट पर अपना दबदबा बनाए हुए थे, लेकिन इस बार जो है कन्हैया कुमार की दावेदारी से उनको भी एक कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। और कन्हैया कुमार जिस तरीके के वक्ता हैं, जिस ढंग से वो अपने पक्ष को रखते हैं, जाहिर सी बात है कि इससे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो ये मामला इतना आसान भी नजर नहीं आता है। बिहार की अगर हम बेगूसराय सीट की बात करें तो बेगूसराय सीट पर गिरिराज सिंह और दूसरे प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के, लेकिन यहीं पर अगर दिल्ली की बात करें जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट है, उस सीट पर कन्हैया कुमार को जो साथियों का साथ मिला था पिछली बार बेगूसराय वाली सीट पर, उनके जो तमाम गांव के लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, उस तरीके की स्थिति अब दिल्ली वाली सीट पर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उनको और भी ज़्यादा कड़े तौर पर मेहनत करने की ज़रूरत है। और कन्हैया कुमार ने खुद इस पूरे मामले को लेकर के बयान दिया, ये पक्ष रखा कि वो अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाएंगे, वो अपनी जीत को लेकर लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं और इसमें उन्हें भरपूर सफलता भी मिल पाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में कन्हैया कुमार ने और क्या सारी बातें कही। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या अब जो है वोटिंग होनी है दिल्ली की इन सीटों पर, उन जो है सीटों में से खास करके जो आम आदमी पार्टी की सीटें हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी को गठबंधन में टिकट मिला है, वो सीट और कन्हैया कुमार की सीट, क्या इन सीटों पर जीत दर्ज हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।